लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी शामिल हुए 38 दलों ने हुंकार भरी है विपक्ष को हराने की। जी हां, मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी सांसदी का चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उससे भी बड़ा सवाल है। जी हां, जहां एक तरफ 26 दल ने मिलकर हुंकार भरी कि भाजपा को हराना है, हमने ये ठाना है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को हराने के लिए एनडीए ने अपने पुराने दलों को मना लिया और 38 दलों को साथ लाकर एक बड़ी बैठक करी। किसकी बैठक दमदार रही, किसका दल सबसे मजबूत है, इस बात का खुलासा अपनी इस पूरी रिपोर्ट में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखने का फैसला किया और यह संकल्प लिया कि देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक एजेंडा पेश करेंगे। सवाल ये बहुत बड़ा है कि अगर देखा जाए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा साधने वाले दल जिसमें बसपा आता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आती है, वो दल अभी तक किसके साथ हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मायावती अकेले लड़ने का चुनाव फैसला करी है और चंद्रशेखर आजाद वैसे तो अखिलेश के साथ हैं, लेकिन क्या विपक्ष के साथ हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की बैठक में 38 घटक दल शामिल हुए, जिसमें आप जानते हैं महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा दल है, जिसमें बीजेपी तो है ही, कुल मिलाकर देखा जाए एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, साथ ही साथ अजीत पवार हो गए, बच्चू कडू के प्रहार जनशक्ति पार्टी हो गए, ऐसे कई सारे एनसीपी, जहां पर मतलब ये बड़े बड़े पार्टियां थी। और उसके बाद अपना दल सोनेलाल की जो है वो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पारस की थी वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। इसी के साथ साथ सुभाषपा साथ आ गई, एनपीएफ हो गया, आरपीआई हो गया, जेजेपी हो गया, मतलब ऐसी कुछ कुल मिलाकर 38 बड़ी पार्टियां यहां पर शामिल होती नजर आई। कई सारे छोटे दल हैं जिनका तो जैसे देखा जाए विधायकों के मामले में हाथ तंग है, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़कर थोड़ा फायदा उनको भी हो जाएगा। अब लेकिन बात करें विपक्ष के गठबंधन से पहले, उससे पहले बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी से होता है, जब गठबंधन भ्रष्टाचार के इरादे से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो वह गठबंधन देश को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए साफ कह दिया गया है कि कांग्रेस को सत्ता की लालच नहीं है, वो किसी ऐसे कर्मठ नेता को इस बार आगे बढ़ाना चाहेंगे जो देश के काम आए। उन्होंने ना ही गांधी परिवार का जिक्र किया, ना ही राहुल गांधी का जिक्र किया और ना ही अपनी पार्टी से पीएम फेस बनाने की मांग की। और यही बात नीतीश ने भी कह दी है, यही बात अखिलेश ने भी कह दी है, यही बात लालू यादव ने भी कह दी है। तो परिवारवाद कहां से उठता है सवाल, जो कि पीएम मोदी ने उठाया। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी ने, जैसे कि इंडिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मतलब देश की लड़ाई यानी इंडिया की लड़ाई पीएम मोदी से है, क्योंकि वो देश को बेच रहे हैं, देश के खिलाफ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का मतलब समझाते हुए कहा न्यू इंडिया, यानी एन से मतलब न्यू इंडिया, डी से मतलब विकसित राष्ट्र यानी डेवलपमेंट कंट्री, ए से यानी लोगों की आकांक्षा। आज युवा, महिला, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों का एनडीए पर भरोसा है। उन्होंने कहा हमारे देश में राजनीतिक गठबंधन की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नकारात्मकता के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ी। विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि इस गठबंधन का एक संयोजक बनाया जाएगा। जी हाँ, ये बात साफ तौर पर है कि आज की जो बड़ी बैठक थी, मंगलवार की बड़ी बैठक, उसमें सबसे पहले तो एक बड़ा काम ये हो गया कि जो गठबंधन का नाम था वो तय हो गया इंडिया। उसमें भी कुछ अलग अलग दल अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, कोई इंडिया कहना चाह रहे हैं, कोई अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं, जो समय के साथ सबके समझ में आ जाएगी।
लेकिन विपक्षी दलों की तैयारी क्या है ये भी जान लेते हैं। विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि इस गठबंधन का एक संयोजक बनाया जाएगा और 11 सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया के घटक दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का चयन किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक साझा सचिवालय बनाया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, खड़गे ने कहा कि इस गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों का फैसला मुंबई में होने वाली अगली बैठक में किया जाएगा। सीट बंटवारे पर सभी नेताओं समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा परस्पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो कि बीजेपी और देश की जनता भी जानना चाहती है। जो बारात तैयार हो रही है, आखिर उसका दूल्हा कौन है। अब बात कर लेते हैं 26 विपक्षी पार्टियों की। जी हां, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी शामिल है, कांग्रेस पार्टी। दूसरे पर टीएमसी आती है। कांग्रेस के पास इस समय बात करें तो कांग्रेस 80 सांसदों, जिसमें लोकसभा में 49 और राज्यसभा में 31 के साथ विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके दल से पीएम फेस नहीं चुना गया तो किसको चुना जाएगा, सवाल बहुत बड़ा है। 4 राज्यों में सरकार भी है इनकी। दूसरी तरफ देखा जाए 2 से 3 राज्यों में सत्तारूढ़ दल का हिस्सा भी है। दूसरे नंबर पर आती है टीएमसी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिनके पास 23 लोकसभा और 12 राज्यसभा सदस्य यानी टोटल 35 सदस्य हैं। फिर इसके बाद आती है द्रमुक यानी द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, ये 24 लोकसभा सदस्य हैं इनके पास और 10 राज्यसभा यानी 34, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व में है पार्टी। फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी आती है, जिनके पास टोटल 11 हैं सांसद, 1 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। फिर इसके बाद आती है जनता दल यूनाइटेड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 16 लोकसभा सदस्य हैं, 5 राज्यसभा, जिसमें 21 सांसद टोटल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कई सारी और बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे राष्ट्रीय जनता दल हो गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ भाकपा और मार्क्सवादी दोनों अलग अलग हैं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऐसी कई सारे और दल हैं जो टोटल 26 दल मिलकर बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना मायावती के आगे बढ़ पाएंगे। वैसे देखा जाए एनडीए और इंडिया से अलग कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। खास बात यह है कि वर्तमान में इन दलों की लोकसभा की करीब 64 सीटों पर कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में इन पार्टियों के रुख पर काफी कुछ निर्भर करेगा। ये पार्टियां किंग मेकर भी साबित हो सकती हैं। इसमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस, एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस, मायावती की बसपा, पंजाब की अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी, बीआरएस और जैसी पार्टियां शामिल हैं। तो ये बहुत कुछ निर्भर इन पार्टियों पर भी करने वाला है। 64 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया कौन किस पर भारी पड़ेगा और मायावती इनमें से किसका साथ देंगी? या मायावती खुद का थर्ड फ्रंट बनाना चाहेंगी, या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, या मायावती ने पहले ही हार मान ली है? लग तो ऐसा रहा है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन विपक्ष और पक्ष की तैयारियां देखते हुए ये देखकर लग रहा है कि मायावती को हथियार डालना भी पड़ सकता है या किसी एक के समर्थन में जाना भी पड़ सकता है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो दल बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं वो बीजेपी से डर गए हैं कि कहीं उनके जो काले राज हैं, जो उनके घोटालों के राज हैं, फाइलें हैं, वो खुलकर सामने ना जाएं। तो ये बहुत दिलचस्प खेल होने वाला है कि मायावती का कदम क्या रहेगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुई बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल थी, ममता बनर्जी, तमाम सभी बड़े नेता शामिल थे। खास बात यह रही कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर केजरीवाल भागे नहीं, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए वर्सेस इंडिया कौन किस पर भारी पड़ेगा या बसपा बाजी मार जाएगी? तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।